बीटीएससी जेई का जो नियमावली आना था वो आ चुका है। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7 मार्च 2023 के डेट में जल संसाधन विभाग की तरफ से इसका जो अधिसूचना है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि 2015 की जो नियमावली थी बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण असैनिक संवर्ग भर्ती नियमावली 2015 की, उसको अभी निरस्त कर दिया गया है। और जो भी अभी नया नियमावली बना है वो यहाँ पर दिया गया है दिनांक 7/3/2023 द्वारा बिहार अवर अभियंत्रण असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियमावली 2023 बिहार सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैडर रूल 2023 निर्गत किया गया है। तो अब जो आपको जो भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी बिहार में जेई के पोस्ट पे, अब इस नियमावली के माध्यम से अडॉप्ट किया जाएगा। सभी को ये सूचित कर दिया गया है। अब मैं आपको इसका जो नियमावली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये इसका नियमावली है, पीडीएफ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7/3/2023 के डेट में ये आपको जल संसाधन विभाग की तरफ से बिहार सरकार की तरफ से ये जारी की गई है। जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें रहेंगी उसी के आधार पर इसमें एज इट इज़ सब कुछ दिया गया। कुछ चेंजेस हैं तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें संक्षिप्त में नाम यहाँ पर दिया गया है कि बिहार सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैडर रूल कही जा सकेगी। इसका जो विस्तार है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि सरकार से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार विभाग से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार के वैसे विभाग यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, जो भी सारे कार्य विभाग हैं ये विभाग के अंदर में आते हैं। और नियुक्ति प्राधिकार तो ये है आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, आयोग से अभिप्रेत है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो जूनियर इंजीनियर के परमानेंट जॉब्स जो भी आएंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया स्वीकृत बल, इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। आरक्षण तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस है वही इस नियुक्ति पर लागू होगा। उसके बाद नियुक्ति की बात करें तो इसमें लिखा है इस संवर्ग में नियुक्ति कनीय अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर होगी, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, इसमें प्रमोशन नहीं होगा। इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा। तो इस पोस्ट में आपको जो प्रमोशन होता है, जैसे कि जेई में प्रमोशन होकर के एई बना जाता है, लेकिन इस पोस्ट में जेई के पोस्ट पे कोई भी प्रमोशन से इसमें नहीं होगा, ओनली सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको होने वाली है। अब बात करते हैं रिक्तियों की गणना। 7 नंबर पॉइंट में रिक्तियों की गणना यहाँ पर दिया गया कि नियुक्ति प्राधिकार जो भी यहाँ पर जो भी विभाग है सभी लोग अपना 1 अप्रैल से यहाँ पे 1 अप्रैल से स्थिति के आधार पर जो भी वैकेंसीज होंगे अपने अलग अलग विभाग में वो भेजा जाएगा आयोग को, अधियाचना उसका भेजा जाएगा आयोग को, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को। और तब जो भी सभी जो विभाग के अधियाचना वहाँ पर आ जाएंगे तब आयोग एक मुश्त एक जगह पर करके नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। और उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे और उसके बाद जो भी सारा सिलेक्शन प्रोसेस है सभी कुछ आगे बढ़ेगा। उसके बाद नियुक्ति की अर्हता यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि है पहला नंबर पॉइंट में कि अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। तो आप ऑल इंडिया से कहीं से बिलोंग करेंगे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इस हेतु सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। तो ये आपका मिनिमम जो है डिप्लोमा होना चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर चयन हेतु तकनीकी योग्यता या अर्हता में क्या रखा गया है, तो यहाँ पर एआईसीटी से जो मान्यता प्राप्त है अप्रूव्ड कॉलेज है उनसे अगर आप नॉन डिस्टेंस मोड में रेगुलर कोर्स में अगर आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अगर आप लोग डिप्लोमा कर रखे हैं या उसके समकक्ष योग्यता यानी कि इक्विवेलेंट अगर ब्रांच अगर आप कोई कर रखे हैं, वो अगर अप्रूवल प्रोसेस ऑफ हैंडबुक एआईसीटी का अप्रूवल प्रोसेस ऑफ हैंडबुक में अगर है तो आपका वहाँ पर वैलिड होगा इक्विवेलेंट ब्रांच। अगर नहीं होगा तो वो आपका इक्विवेलेंट ब्रांच वैलिड नहीं होगा। तो आपका जो इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अलाइड ब्रांच जो एआईसीटी के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में होगा वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पर दिया गया कि यूजीसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत जो भी स्थापित यूनिवर्सिटी है अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनसे अगर आप नॉन डिस्टेंस मोड में रेगुलर कोर्स में अगर आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अब यूजीसी वाले भी इसमें अलाउड है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि अधियाचना प्रत्येक वर्ष जो है जो भी वैकेंसी खाली होंगे उनमें जो अधियाचना आएगी तो जिस वर्ष में वैकेंसी आएगी उस वर्ष के 1 अगस्त को आपका मिनिमम जो एज है 18 ईयर्स होना चाहिए और अधिकतम एज जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट वो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होंगे उनके अनुसार इसमें दी जाएगी, जिसमें कि बहुत से रिलैक्सेशन भी आपको अलग अलग यहाँ पर पोस्ट पे देखने के लिए मिलेंगे। जो पहले से काम कर रहे हैं तो बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आने के कारण से उन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट ओवर एज हो गए होंगे उन लोगों को। उसके बाद यहाँ पर चयन की प्रक्रिया किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, तो
तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज किया गया है, यहाँ पर चेंजेज ये किए गए हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक और संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर आपका इसमें अंक के योग की गणना कर किया जाएगा। तो इसमें दो तरीके से, पहले था 75% वेटेज जो था ओनली आपका मार्क्स का था, और 25% वेटेज था आपका जो भी संविदा पर काम किए उनका। अभी जो 75% अंक जो आपका मिलना है, ये आपको आयोग द्वारा लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपका 75% वेटेज रहेगा। जो 1767 अमीन की परमानेंट बहाली हुई है उसमें भी ऐसा ही है, 75% आपको वेटेज दिया गया था। जो भी आपका एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था उसका 75% वेटेज, और जो 25% वेटेज जिनको एक्सपीरियंस था, पहले से काम किए थे उन लोगों को। तो इसी तरीके से दोनों का इसमें मेरिट लिस्ट ऐड करके बनाया गया था। ये जो 25 अंक का या वेटेज दिया गया है संविदा पर जिनको जो काम कर रहे हैं पहले से बिहार में, ये किसको दिया गया है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि सभी को लग रहा है कि जो भी कहीं पर भी काम किया सभी को यहाँ पर 25% वेटेज दिया गया। तो ऐसा नहीं है। जो भी जेई के पोस्ट पे, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे संविदा पे कहीं पर काम किए हैं बिहार में, तो ही उसको इसमें 25% वेटेज दिया गया 25 अंक का। उसके बाद कोई भी काम किए हैं कहीं पर भी दूसरे पोस्ट पे, तो उसको इसमें वेटेज नहीं दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एलआरसी में अभी बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो इनको आरक्षण इसमें 25% वेटेज नहीं दिया जाएगा। और जो वैकेंसी पहले जो बीटीएससी जेई का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019 था उसमें भी नहीं दिया गया था। दूसरी पॉइंट है पीआरडी का। पीआरडी आपको पता होगा, उसमें जो पोस्ट है, भले ही लोग जेई बोलते हैं लेकिन उसमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो टीए के नाम से लिखा है, टेक्निकल असिस्टेंट के नाम पर। वहाँ पर तकनीकी सहायक के पोस्ट पे वो वैकेंसी निकली थी, और उस पर जो भी काम कर रहे हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट कहलाते हैं, जेई नहीं। तो जो भी जेई की वैकेंसी में जेई के पोस्ट पे संविदा पर कार्य कर रहे हैं, जैसे अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उनमें बहुत दिनों से बहुत सारे वैकेंसीज काम कर रहे हैं, तो जो जेई के पोस्ट पे काम कर रहे हैं वही लोगों को इसमें 25% का वेटेज दिया जाएगा, बाद बाकी दूसरे किसी को नहीं दिया जाए। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किए गए कार्य अनुभव मान्य होगा, तथा संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव भी मान्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि संविदा के आधार पर कनीय अभियंता, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं को चयन के इस नियम के उपनियम 4(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। तो ये कनीय अभियंता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो कनीय अभियंता जेई के पोस्ट पे जो काम किए होंगे उन्हीं लोगों को ये 25% का वेटेज दिया जाएगा, दूसरे किसी को नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। और जो अभी संविदा पर काम कर रहे हैं उनकी जो संख्या है वो आपको 2000 से लेकर के 2100-2200 ये संख्या है आपको जो काम कर रहे हैं अभी संविदा पर। अभी खाली थी, रिक्तियाँ जो आई थी वो 6449 यानी कि 6379 पहले निकला था, और उसके बाद उसमें और ऐड होकर के वो हो गया था 6449। तो इसको हम 6500 मान के चलिए, और जो और भी सारी इसमें ऐड होंगी तो करीब अगर अप्रोक्स वैकेंसी अगर आपको 8000 से लेकर के 85 या 9000 के बीच में अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें ओनली 2000 लोग जो संविदा वाले हैं वो लोग जाएंगे। बाद बाकी इनमें भी जो अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो क्वालिफाई कर पाएंगे वो लोग जाएंगे। बाद बाकी जो बच गए 6000-7000 वैकेंसी तो फ्रेशर वाले के लिए ही रहेगा, तो इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हमको जहाँ तक लगता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना है इसका जो भी सारा निर्णय है ये आयोग के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आयोग द्वारा लिया जाएगा। इसमें एक चीज़ दिया गया है कि अगर जो इसका एग्जाम्स है एक से ज़्यादा दिन में कंडक्ट होता है तो उस केस में आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन का इसमें प्रावधान रखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन करके मार्क दिया जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट डिप्लोमाधारी हैं उनके विरुद्ध यहाँ पर रिक्तियों के विरुद्ध चयन का आयोग द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, जिसमें कि 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पर है कि बिहार राज्य के अंदर में जो भी अवस्थित हैं संस्थान, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा और कर रखे हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी बिहार में जो भी इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जो बोर्ड है एसबीटी उनसे अगर एफिलिएटेड है तो उनमें 40% का रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद 40% में अगर खाली रह जाती है सीट तो 60% से भरा जाएगा, और 60% का जो सीट है वो ओपन रहेगा सभी के लिए। उसमें बिहार से जो बिलोंग करते हैं वो भी अप्लाई आएंगे, जो बिहार से अदर स्टेट से आते हैं वो भी आएंगे, और जो बिहार के अलावे दूसरे किसी स्टेट से कर रखे हैं डिप्लोमा वो भी आएंगे। ये जो 40% का आरक्षण है इसलिए दिया गया है क्योंकि जो बिहार में बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल रखे हैं तो सरकार को भी तो सरकार का कॉलेज भी तो चलना चाहिए, और बिहार में ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यानी कि बिहार से जो डिप्लोमा है उसको बढ़ा
बढ़ावा देने के लिए ये आरक्षण पहले भी दिया गया था, अभी भी दिया गया है। जो 40% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है जो बिहार के कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसीलिए कि सरकार का ये कहना है कि यहाँ का जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़े ताकि यहाँ के कॉलेज का बढ़ावा हो और यहाँ से सभी लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो बिहार में ही पढ़े। अब इस नियमावली पे अगर कोई केस होती है तो उसमें आपको पता होगा जो सरकार आपको लड़वाएगी बीच में, और जब भी कोई डिसीजन आएगा कोर्ट में जाता है, कोई भी डिसीजन होता है तो वहाँ पर वैकेंसी पे ही इफेक्ट पड़ता है, लेट लगेगा, कैंसिल होगा। ऐसी जो पिछले वैकेंसी में हुई इसमें भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन वहीं पर एएनएम की जो वैकेंसी है आपको पता होगा, एएनएम की वैकेंसी का अभी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और उस पर एक भी केस नहीं हुआ है, और जो उसका नियमावली बना था उस पर कोई केस तेस नहीं हुआ और आसानी से उस वैकेंसी क्लियर होने की तरफ जा रही है। और उसमें मेन बात यह है कि उसमें ओनली गर्ल्स कैंडिडेट हैं और गर्ल्स कैंडिडेट जल्दी ये सब मैटर में नहीं पड़ते हैं, इसीलिए वो वैकेंसी बचा हुआ है। उसमें अगर बॉयज़ अलाउड रहते एएनएम की वैकेंसी में तो उसमें भी बहुत सारा केस हुआ रहता, क्योंकि आपस में ही लड़ते हैं लड़के सब जो भी हैं। ये बीटीएससी में भी सभी लोग अपने में लड़ के वैकेंसी को कैंसिल करवा दिए, इसमें भी वही होगा। इसमें भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कब इसका क्लियर होगा, कब वैकेंसी आएगी, कुछ पता नहीं है। जो भी कुछ अपडेट आएंगे तो आपको जरूर से बताया जाएगा। बाद यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर वेतन का दिया गया, संपुष्टि का दिया गया है कि इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो पहले 1 साल तक तो आपका इसमें परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा, जिसमें कि अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो अगर सक्सेस रहता है, अच्छा रहता है, तो आपका फिर से एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप पास करोगे तब आपका नियुक्ति होगा। कनीय अभियंता की सेवा पर संपुष्टि की जा सकेगी। ये सरकारी जो भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं सभी में ये प्रावधान रहता है और इसमें भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर जो भी 2015 की नियमावली थी उसको यहाँ पर निरस्त किया जाता है, ये लिखा गया है। तो ये था इसका नियमावली का फुल डिटेल्स पीडीएफ। आई होप आप इसको समझे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी और वहाँ पर जो भी सारे ऑफिशियल नोटिस अपडेट आती रहती है वहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।